हेलो टू एवरीवन। द ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका जो चैप्टर 4 है, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड दैट यूनिट 3, जिसमें आपको प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा और इसमें आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लास्ट मिनट्स में आप जो भी पढ़ाई करें हैं उसके बेसिस पे आप अभी सेट पेपर या सैम्पल पेपर सॉल्व करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोग एक ब्रीफ रिवीजन सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं और इस ब्रीफ रिवीजन सेशंस में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स है और जो उसका जिस्ट है उसकी बात करेंगे। जो बाकी समय बचा हुआ है उसमें यदि आप जिस्ट को भी अच्छे से कवर करते हैं देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे, यू कैन डू वंडर्स। तो एक एरिया दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 4, जिसको हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। और इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ में यहाँ पर हमने क्या करा है कि इसका जो जिस्ट है उसको टेबुलेटेड कर दिया, तो आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी और डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आप एक डिफरेंट पोजीशंस में होंगे। आप एनसीईआरटी किताब को पढ़ लें एंड कुछ हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्मेट में भी सेशंस करेंगे कि आपको कुछ पेट क्वेश्चंस मिल जाएगा और इसी क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाला है। सो इसको बड़े ध्यान से करेंगे। तो हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं एंड लेट्स टेक द प्राइमरी एक्टिविटीज। सो प्राइमरीली द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। द फर्स्ट पॉइंट इज द अर्ली मैन वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज इन्वायरमेंट। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड द प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है कि देखो, कोई भी चीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैटेगरी में आएगा, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि एनी एक्टिविटी विच जनरेट इनकम दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। कि कोई भी एक्टिविटी जो इनकम जनरेट करेगा दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इनकम जनरेट कैसे करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स को यूज करना पड़ेगा। सो देयर बाय द प्राइमरी एक्टिविटीज में जनरली आप लोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज को रखा जाता है। उसी तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी, क्वाटरनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज में क्लासीफाई करते हैं। सो प्राइमरी एक्टिविटीज दैट इज एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्री से है, सेकेंडरी एक्टिविटीज माइनिंग एंड इंडस्ट्री, टर्सरी एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर, क्वाटरनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज है। क्वाटरनरी का मतलब हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्विनरी का मतलब हो जाएगा दैट इज कॉल्ड द पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, माने कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है। तो मेन पॉइंट की बात करेंगे कि ये जो ह्यूमन एंडेवर है, दिस अर्ली मैन वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से ही सब कुछ उसको मिलता था। सेकेंड पॉइंट कि जो फार्मिंग ओरिजिनेटेड इन दी वैलीज ऑफ द टिग्रिस यूफ्रेटस और इंडस वैली सिविलाइजेशंस अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। इंडस वैली आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में, और दैट इज कॉल्ड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस। तो टिग्रिस एंड यूफ्रेटस रिवर के आसपास सबसे पहले सिविलाइजेशन डेवलप होता है और इंडस वैली सिविलाइजेशंस अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, मतलब 2500 BC उस टाइम पे ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। तब ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में हमने एंडेवर करा। तो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है कि सारे एक्टिविटीज इनकम जनरेट नहीं करता है, द ओनली द एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम, उसी को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज में क्लासीफाई करेंगे। जैसे द नंबर 4 में बात करेंगे कि ये और दूसरा फोकस एरिया क्या है, दैट इज कॉल्ड हंटिंग एंड गैदरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग आर द प्राइमरी एक्टिविटीज, है ना। प्राइमरी एक्टिविटीज में इन सब चीजों को रखेंगे, किसको ना, हंटिंग है, गैदरिंग है, माइनिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फार्मिंग, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। उसी तरह से वेरी फ्यू पीपल्स आर इंगेज्ड इन द हंटिंग एंड फूड गैदरिंग दीस डेज। ठीक है। द पास्टोरल फार्मिंग कैन बी द आइदर सब्सिस्टेंस और कमर्शियल टाइप। सब्सिस्टेंस का मतलब जो कि खाने पीने के लिए होगा और कमर्शियल का मतलब फॉर कमर्शियल पर्पस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होगा, उसको कमर्शियल एक्टिविटीज बोलते हैं। आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर बेसिकली एम्प्लॉय 49% ऑफ द ग्लोबल मैन पावर,
कि वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट अभी जो जनरेट करता है वो कौन है? एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर कॉमन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मिनरल्स कैन बी द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एंड माइनिंग कैन बी ओपन कास्ट एज वेल एज सेफ्ट माइनिंग, है ना, कि जब डायरेक्टली सरफेस के थ्रू हम लोग मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग, एंड फिर जब ड्रिलिंग के थ्रू हम लोग सेफ्ट के थ्रू जब हम लोग माइनिंग करेंगे दैट इज कॉल्ड सेफ्ट माइनिंग। तो बेसिकली दो टाइप के माइनिंग होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप माइनिंग एंड दैट इज कॉल्ड सेफ्ट माइनिंग। तो इस यूनिट में आप इन्हीं 10 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये जिस्ट है पूरे चैप्टर का। तो लेट्स एक्सप्लोर अ लिटिल बिट कि सबसे पहले हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहा जाएगा। सो एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम्स आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड द क्विनरी एक्टिविटीज। गॉट इट? प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है? मैंने क्या बताया अभी कि द एक्टिविटीज विच यूटिलाइजेज द अर्थ रिसोर्सेज एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल एंड यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। सो प्राइमरी एक्टिविटीज रिलेटेड टू डायरेक्ट यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है ना, तो वेजिटेशन है, बिल्डिंग मटेरियल जो डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेंड होगा वो प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट है। सो द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज वी गेट फ्रॉम द नेचर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट यूज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज मैंने डायरेक्टली नेचर से हम लोग ऑब्टेन करेंगे रिसोर्स। सेकेंडरी एक्टिविटीज जब हम लोग उसी रिसोर्स में प्रोसेसिंग के थ्रू वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा, ठीक। और सर्विस सेक्टर जब टर्शियरी एक्टिविटी की बात करेंगे, सो यहाँ हम लोग फोकस करेंगे दैट इज प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। तो समझ में आया बच्चों कि दैट एनी एक्टिविटी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। ना इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो हम लोग हंटिंग एंड गैदरिंग का नाम सुने हो कि हंटिंग एंड गैदरिंग, पास्टोरल एक्टिविटी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से कोई आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी एक्टिविटीज है या फिर नहीं है, तो आप याद रखेंगे दैट इज कॉल्ड हंटिंग एंड गैदरिंग, पास्टोरल एक्टिविटी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारे प्राइमरी एक्टिविटीज के पार्ट हैं, ठीक। हंटिंग गैदरिंग की बात करते हैं थोड़ा सा कि दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस हंटिंग एंड गैदरिंग, है ना। नाउ लेट्स सी कि हंटिंग एंड गैदरिंग की शुरुआत कैसी होती है, कि हाउ इट हैज बीन स्टार्टेड, हाउ इट हैज बीन स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे जब हम लोग का ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू होता है, क्या शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशंस। तो ह्यूमन सिविलाइजेशंस में स्टार्टिंग में लोग कहाँ रहते थे, द स्टार्टिंग में बेसिकली नेचर ऑफ स्टेट्स में रहते थे, प्रकृति में रहते थे। सो देयर बाय नेचर से, इन्वायरमेंट से डायरेक्टली अपने जो लिवलीहुड्स को डिराइव करते थे। कहाँ से डिराइव करते थे, नेचर से। सो धीरे धीरे जब हम लोग प्री हिस्ट्री में पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात किए, तब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सेटलमेंट राइज होता है। जब लोग कम्युनिटी में रहने लगे तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फेज में जब आप स्टोन एज की बात करेंगे, स्टोन एज, सो अंडर दिस स्टोन एज जो मोस्टली कैसे थे, हंटर थे एंड द गैदरर्स थे। द पीपल्स वर हंटर्स एंड द गैदरर्स। तो हंट करते थे, दैट इज कॉल्ड द वाइल्ड एनिमल्स, एंड गैदर करते थे लेट से फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और इस तरीके से उनका क्या चलता था, दैट लिवलीहुड बेसिकली उनका चलता था। तो स्टार्टिंग के फेज में क्या रहे होंगे, हंटर गैदरर्स। सो हंटर गैदरर्स के बाद धीरे धीरे जब थोड़ी सोसाइटी सिक्योर हुई, सेटल्ड हुई, तब धीरे धीरे क्या शुरुआत होती है, डोमेस्टिकेशन की शुरुआत होगी। डोमेस्टिकेशन की शुरुआत कब होगी, कि जब लोग फील करने लगे कि हंटिंग एंड गैदरिंग सस्टेनेबल तरीका नहीं है ना, तब फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पास्टोरलिज्म, ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरुआत होती है। तो पहला स्टेज में क्या होगा, हंटिंग एंड गैदरिंग। तो कंसेप्ट क्या है कि हंटिंग गैदरिंग इस एज में लोग क्या होंगे ना, दे डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नेचर और इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द अर्ली ह्यूमन डिपेंडेंट ऑन द इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस, जिन अपने लिवलीहुड के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट थे।
तो दे सब्सिस्टेड ऑन द फॉलोइंग, कि एनिमल्स पे होगा और कुछ एडिबल प्लांट्स की, मतलब फ्लोरा एंड फोना पे डिपेंडेंट होगा, फ्लोरा एंड फोना पे, ठीक। सो पीपल लोकेटेड इन द वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट्स। स्टार्टिंग में जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखें तो पीरियड कैसा था, दैट इज कॉल्ड वेरी कोल्ड पीरियड, प्लिस्टोसिन एरा। लेकिन धीरे धीरे प्लिस्टोसिन एरा के बाद जब जैसे जैसे वार्मिंग ऑफ अर्थ शुरू होता है तो लोग क्या होंगे ना, प्लेन एरिया की ओर माइग्रेट्स किए, और प्लेन एरिया की ओर जब माइग्रेट करे तो रिवर के बैंक में दैट सिविलाइजेशन डेवलप होता है, और उसके आसपास फिर जब एग्रीकल्चर कम्युनिटी डेवलप होगा तो धीरे धीरे चीज़ें और डेवलप होगी। सो स्टार्टिंग के फेज में क्या है, हंटर गैदरर्स है। गैदरिंग इज द प्रैक्टिस इन द रीजन्स ऑफ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, खाना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए जो भी कंडीशंस है हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी लोग हंटर गैदरर्स हैं। द पीपल एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग्स के लिए। सभी को पता है कि स्टार्टिंग के फेज में लोग गुफाओं में, कंदराओं में रहते थे। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द नेचर, सो दैट्स वाई, और दैट इज कॉल्ड बार्क ऑफ द ट्रीज, ये पहनते थे। दिस इज द फर्स्ट फेज। Now, gathering is practiced in the high zones and that low latitude zones such as Amazon basins and the tropical Africa. So, Amazon basins and tropical Africa में सबसे पहले ये gathering वाला concept शुरू हुआ, hunter gatherers। जब हम लोग modern times की बात करेंगे, so modern times में अभी तो people gather let's say quinine, उसके बाद धीरे धीरे लोग medicinal plants की बात करेंगे, tannin, leaves, cosmetics, fibers, nuts, दी रबर, बलाटा, गम्स, रेजिन्स, ये सारी चीज़ें भी लोग क्या करने लगे, एक्सट्रैक्ट करने लगे, गैदर करने लगे। एंड द एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, सबसिस्टेंस गैदरिंग का मतलब जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए, लिवलीहुड्स के लिए भी, अदर देन जो अदर रूट्स हैं उनके अलावा और भी डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को वो गैदर करने लगे ना। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग के स्टार्टिंग के फेज में ये अफ्रीका वाला रीजन है ना, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये आप बात देख सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड टुंड्रा प्रदेश है, साइबेरिया रीजन से। दिस इज योर ब्राजील एरिया, साउथ अमेरिका एरिया। सो इन सारे एरियाज पे हैबिटेशंस डेवलप हुए। द हैबिटेशंस दे लिव अंडर द मर्सी, यहाँ पर एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस था। सो यहाँ पर सबसिस्टेंस गैदरिंग वाला कंसेप्ट शुरू होता है, ठीक है। सो इस मैप को आप ध्यान रखेंगे, मैप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। आगे चलते हैं ना, सेकेंड स्टेज में पास्टोरलिज्म की शुरुआत होती है। पास्टोरलिज्म का मतलब क्या है कि जब धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि ये जो हंटिंग है, हंटिंग इज नॉट ए सस्टेनेबल वे, कि जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, सो देयर इज एन एनिमल, आपने उसको हंट करा, खा गया, फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा। सो हंटिंग इज द अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये ऐसा फील होने लगा। सो देयर बाय जब और धीरे धीरे जब एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी डेवलप होती रही, जब थोड़ा बहुत लाइफ सेटल होना शुरू हुआ, तो पास्टोरलिज्म का कंसेप्ट आया कि पास्टोरलिज्म का कि एनिमल्स आर नॉट ओनली फॉर द फूड बट फॉर इवन दी व्हाट दैट इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी, इवन फॉर ड्रॉट एनिमल्स, लिवलीहुड के लिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एनिमल्स का यूज, उसको पोटेंशियल है। सो दैट्स वाई द हंटिंग वॉज अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, ड्यू टू दैट ह्यूमन बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। उसके बाद एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना लोगों ने शुरू किया, है ना। सो ये डोमेस्टिकेशन दो तरीके से स्टार्ट होती है, एक नोमैडिक हर्डिंग एंड दूसरा कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर बहुत सारे जैसे लोग रहते थे, पहले कोई भी लोग रहता था तो अपने साथ जानवर रखते थे। तो क्या होता था कि जैसे जब मान लीजिए फूड क्राइसिस का टाइम हो तो उनके लिए फूड प्रोवाइड करता था, है ना। जब उनको बेच के अपने इनकम अर्न करते थे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर करते थे। तो नोमैडिक हर्डिंग है। उसी तरह से एक कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग की धीरे धीरे कमर्शियल फार्मिंग की शुरुआत हुई, जैसे पोल्ट्री का शुरुआत हुआ, है ना, जैसे कि लाइव स्टॉक ग्रेजिंग का शुरुआत हुआ। तो इस तरह से क्या होता था कि नॉट ओनली फॉर लिवलीहुड बट उसको बेच के लोग क्या करते थे, कमर्शियल पर्पस में अपने इनकम अर्न करते थे। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ दिस व्हाट वी कॉल डोमेस्टिकेशंस, फॉर नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग की बात करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग को हम लोग दैट इज कॉल्ड पास्टोरल नोमैडिज्म के नाम से भी जानते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज नोमैडिक हर्डिंग और पास्टोरल नोमैडिज्म, याद रखिएगा। दिस इज द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी। प्रिमिटिव का मतलब कि सबसे पहले जो ट्राइबल कम्युनिटी मतलब पीपल हु स्टार्टेड लिविंग इन द जंगल्स, दे आर कॉल्ड ट्राइबल्स कम्युनिटीज। सो ट्राइबल कम्युनिटीज अपने सबसिस्टेंस के लिए ये
पास्टोरलिज्म, दैट इज कॉल्ड नोमैडिक हर्डिंग का शुरुआत किया। दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस का मतलब लिवलीहुड के लिए, खाने पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, in which the herders rely on the animals for food, clothing, shelters, tools, transport। इन सब चीज़ों के लिए वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते चले गए। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर along with their livestock in search of the pastures and the water। और डेफिनेटली ये जो एनिमल्स हैं उनका जो मेन प्रॉस्पेरिटी, उनके मेन सब्सिस्टेंस का हॉलमार्क था लाइव स्टॉक्स। तो डेफिनेटली वो जगह से जगह घूमते रहेंगे। क्यों घूमते रहेंगे? क्योंकि लाइव स्टॉक्स के लिए क्या चाहिए? पास्चर्स चाहिए। कहाँ चरेंगे? उनके लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। उनके लिए क्या चाहिए? फोडर चाहिए। सो डेफिनेटली इन सर्च ऑफ द इवन फूड ऑफ द लाइव स्टॉक्स, एक जगह से दूसरे जगह लोग माइग्रेट करते रहे एंड मूव करते रहे। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक का मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड घूमंतु। दैट इज कॉल्ड, एक जगह से दूसरे जगह जो जाते रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग, राइट। सो पास्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विद 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में ये जो मैप में आपको लोकेट करने पूछा जा सकता है कि जो ये नोमैडिक हर्डिंग है ये किन रीजन्स में ये पाया जाता गया, किन लोकेटेड किया गया। सो इनका रीजन्स आप याद रखें। पहला देखें, कोर रीजन्स ये कहाँ एक्सटेंड करता है? दैट इट एक्सटेंड्स इन द अटलांटिक सोर्स ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरबियन पेनिनसुला इनटू द मंगोलिया एंड द सेंट्रल चाइना। ये पहला रीजन है। सेकंड रीजन इज ओवर द टुंड्रा रीजन्स ऑफ द यूरेशिया। एंड जो थर्ड रीजन है दिस इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज स्मॉल एरियाज ऑफ द साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड ऑन द आइलैंड ऑफ द मेडागास्कर। इसको आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि दैट नोमैडिक हर्डिंग ये सबसे पहली बार शुरुआत ग्लोबल लेवल पे किन किन रीजन पे हुआ। पहला आप ये याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ अफ्रीका से अरेबियन पेनिनसुला, एक लंबा स्ट्रेच है। सेकंड, टुंड्रा रीजन ऑफ द यूरेशिया। थर्ड, आइलैंड ऑफ मेडागास्कर और साउथ वेस्ट अफ्रीका। हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत मैप से समझ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ डेवलप हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड दीज आर द एरियाज। ओके, दीज आर द एरियाज। ये एरिया पे पहला एरिया है दैट आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रीजन, यहाँ से लेके अरबियन पेनिनसुला ये रीजन तक चला जाता है। देन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये टुंड्रा रीजन से ये सेकेंड रीजन से है ना। और थर्ड रीजन आप मेडागास्कर वाला रीजन देख लो, ये अफ्रीका, मेडागास्कर, ये रीजन जो है दिस इज द थर्ड रीजन। तो नोमैडिक हर्डिंग का जो शुरुआत है, नोमैडिक हर्डिंग इन रीजन्स पे शुरुआत होता है। आप मैप पे ऐसे लोकेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो वापस आते हैं एंड लेट्स सी कि दैट दीज आर द 3 एरियाज। पहला एरिया कौन सा? नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन टू द अरेबियन पेनिनसुला। सेकंड, टुंड्रा रीजन्स ऑफ द यूरेशिया। अ थर्ड रीजन इज द साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड इवन ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर एक टर्म हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसह्यूमेंस? कि अब रही बात कि पीपल जो है दे आर लिविंग इन द हर्ड, अपने जो उनके यू कैन कॉल द लाइव स्टॉक्स है उनके साथ रह रहे हैं। सो डेफिनेटली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों? इन सर्च ऑफ द फूड, इन सर्च ऑफ द फोडर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा, इन ह्यूमन कंडीशंस डेवलप होगा, तो उनके जगह को छोड़ना पड़ेगा। लेट्स से दैट इज कॉल्ड द वेरी समर सीजन। तो समर सीजन होगा या कोल्ड सीजन होगा, तो डेफिनेटली प्लेन एरिया पे जब बर्फ हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? माउंटेन एरियाज पे जाएंगे। फिर सीजन चेंज तो माउंटेन से प्लेन एरिया में होगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन सीजनल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमेंस। व्हाट इज ट्रांसह्यूमेंस? ट्रांसह्यूमेंस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशंस। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरिया to pastures on the mountain during the summer season and again from the mountain to the plain area during the winter seasons, ठीक है। So what is transhumance? Transhumance एक process है, process of migrations। जब summer seasons में प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया में माइग्रेट करते हैं और माउंटेन एरिया से फिर प्लेन एरिया में वापस आ जाएंगे, किस सीजन में? विंटर सीजन में। किसकी तलाश में? पास्चर की तलाश में। देन वी कॉल इट ट्रांसह्यूमेंस। इसको वीडियो को रोक के आप आराम से इसका डेफिनेशंस लिख लेंगे, है ना। ये नोट्स बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ये लेक्चर भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसह्यूमेंस समझे बच्चों कि ट्रांसह्यूमेंस होता क्या है? एक मूवमेंट है, माइग्रेशन का तरीका है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये सारे दुनिया में देखने को मिलेगा।
जैसे आप बात करेंगे एक एग्जांपल कि जो टुंड्रा रीजन्स है, टुंड्रा रीजन्स सभी को पता है कि अभी हम लोग मैप में देखे थे टुंड्रा रीजन्स, ये जो रीजन्स है इसको टुंड्रा कहेंगे, है ना, कि साइबेरिया के ऊपर, है ना, दैट इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड टुंड्रा फ्रिंजेस और वी कैन कॉल इट साइबेरियन फ्रिंजेस, वी कॉल इट साइबेरियन फ्रिंजेस। आप रशिया के ऊपर देखेंगे पूरा कोल्ड पोर्शन है टुवर्ड द पोलर रीजन, वी कॉल इट टुंड्रा प्रदेश। सो टुंड्रा प्रदेश में कभी भी एवरेज टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री के ऊपर नहीं आता है, सो दैट्स कॉल्ड द टुंड्रा प्रदेश। टैइगा, टुंड्रा आप नाम सुने होंगे, ठीक है। सो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि लेट्स सी कि इन टुंड्रा रीजन्स कि जो नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द समर सीजन एंड नॉर्थ टू साउथ इन द विंटर सीजन। टुंड्रा रीजन्स में लोग साउथ टू नॉर्थ जाते हैं, कब, जब समर सीजन होगा, समर सीजन होगा तो साउथ टू नॉर्थ जाएंगे, ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ कब होगा, विंटर सीजन में। ये किसका एग्जांपल है, ट्रांसह्यूमंस के एग्जांपल है। नाउ द नंबर ऑफ द पास्टोरल नोमैड्स has been decreasing and areas operated by them shrinking. This is due to the impositions of the political boundaries and the new settlement plans by the different countries. अब देखो ये जो प्रैक्टिस है ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस था, एक नेचुरल प्रैक्टिस था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जब किसी तरह से पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं था। बट मॉडर्न टाइम में दैट कंट्री का सबका अपना एक टेरिटोरियल बाउंड्री है, देयर इज कॉल्ड द टेरिटोरियल बाउंड्री। आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रिएट हो गए, सो इंटरनेशनल बैरियर्स क्रिएट हो गया, सो देयर बाय वो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेशन कहीं ना कहीं चौक्ट हो गया, रिस्ट्रिक्शंस हो गया, बैरियर्स आ गया। सो धीरे धीरे ये जो पास्टोरल नोमैड्स थे, पास्टोरल नोमैड्स का मतलब द कम्युनिटी, द कबीला, द ग्रुप्स, जो ट्राइबल पीपल्स जो ट्रांसह्यूमंस को एक्सरसाइज करते थे उनको पास्टोरल नोमैड्स कहा गया। सो ये पास्टोरल नोमैड्स का जो नंबर है वो धीरे धीरे घटेगा, क्यों, ये पॉलिटिकल बैरियर्स के चलते, और सेकंड थिंग कि दैट न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय द डिफरेंट कंट्री। अब अलग अलग कंट्री अपने लोकल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स बनाएगा और अपने अवेलेबल रिसोर्स के अकॉर्डिंगली वो बाउंड्री या पॉलिसी लेके आएगा। इसके अकॉर्डिंगली वो जो फ्रीक्वेंसी था, फ्रीडम था, है ना, वो कहीं ना कहीं घट गया, एंड दैट्स वाई वी आर विटनेसिंग कि ये जो नोमैड्स हैं उनका नंबर घटते चला गया, ठीक है। तो आगे चैप्टर हमें पास्टोरल नोमैडिज्म के बाद कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग की बात करता है कि क्या है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। तो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग का मतलब है कि अब सब्सिस्टेंस जब पूरी हो गई, सब्सिस्टेंस का मतलब कि लिवलीहुड सिक्योरिटी के बाद ये जो लाइव स्टॉक्स हैं ये आपके पास इनकम सिक्योरिटी के भी साधन होते चले गए। द कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग रिफर्स टू द अनलाइक द नोमैडिक हर्डिंग, द कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, साइंटिफिक एंड कैपिटल इंटेंसिव। जो नोमैडिक हर्डिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं था, है ना, कि आपके पास लाइव स्टॉक्स होने चाहिए और आप नेचुरली उन एरियाज पे जाके ग्रेज करें एंड डेफिनेटली वो आपके कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उनको फुलफिल करेगा। लेकिन आप कमर्शियल वे में करेंगे तो आपको प्लान्ड वे में जब आप कमर्शियल वे में करेंगे तो आपको ऑर्गेनाइज वे में करना होगा, प्लान्ड वे में करना होगा, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ करना होगा, इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, है ना। तो देयर बाय एक स्टेप अहेड है नोमैडिक फार्मिंग से। अब आगे क्या है, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, ठीक। सो इन दिस ओनली वन टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट एनिमल्स सच एज शीप, कैटल, गोट एंड हॉर्सेस आर रियर्ड। ये कमर्शियल लाइव स्टॉक में अब जैसे हम लोग क्या होता था कि हम लोग क्या रखते थे, लेट्स से वी हैव दी गोट भी है हमारे पास, है काऊ भी है, बफेलो भी है, वो जो भी नोमैडिक हर्डर्स है जो जानवर मिल गए वो रखते थे। अब हमको ऑर्गेनाइज वे में करना होगा तो हम लोग ये कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग किसके लिए करना शुरू करेंगे, सीप के लिए, कैटल के लिए, गोट्स के लिए, हॉर्सेस के लिए, कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पे हमारा कैप्चर हो, कवर होते चला जाए, है ना। तो इसको कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग कहा गया। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा इस कमर्शियल लाइव स्टॉक जो रियरिंग है, कि बेसिकली प्रोडक्शंस ऑफ द मीट, वूल एंड दैट इज कॉल्ड स्किन, ये सब चीज़ें हमको ऑब्टेन करना है। मीट, वूल, स्किन्स, ये सारे साइंटिफिकली वे में हमको उसको एक्सट्रैक्ट करना। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमर्शियल दैट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक रियरिंग, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि द मेन एम्फेसिस किस पे रहेगा कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग में, दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब नेक्स्ट जो वाइबल ऑफ स्प्रिंग है वो भी हमको बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, तभी ना फिर वो कंटिन्यू चलेगा। जेनेटिक इंप्रूवमेंट, जेनेटिक इंप्रूवमेंट का मतलब कि जो लेट्स से क्वालिटी है, जैसे हमको कोई काव 2 लीटर दूध देती है तो डेफिनेटली वी शुड इंक्रीज
3 लीटर 4 लीटर, तो उसके लिए क्या होगा, उनके हेल्थ पे काम करना होगा, उनको हाइब्रिड क्वालिटी ऑफ द जो नेक्स्ट द वाइबल ऑफ स्प्रिंग हो, तो देर बाय ब्रीडिंग पे फोकस रहेगा, जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे फोकस रहेगा, डिजीज कंट्रोल पे फोकस रहेगा, एंड हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स पे फोकस रहेगा। ये सारे फीचर्स हैं किसके ना, लाइव स्टॉक कमर्शियल रियरिंग के फीचर्स है। कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के फीचर्स आपको पूछा जा सकता है ना। तो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग में किस चीज पे फोकस रहेगा, ब्रीडिंग पे, जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे, द डिजीज कंट्रोल पे, हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स पे रहेगा। दुनिया में किन किन एरियाज पे ये लाइव स्टॉक जो रियरिंग है, लाइक न्यूजीलैंड की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज फॉर कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज द प्रैक्टिस। तो आप मैप में इन प्लेसेस को भी लोकेट कर लेंगे कि दैट इज, आप यदि बात करेंगे द कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग का, तो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के मेन सेंटर्स, जैसे आप बात करते हैं न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पता है बच्चों सभी को कहाँ है, जैसे आप मैप को देखें, लेट्स से दी जाती एरिया न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड आप दिख रहा है आपको, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है कि दी जाते प्लेसेस है ना, थोड़ा हाईलाइटर को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ओके, सो लेट्स डू दिस वन, ओके, so these are the, let's say, okay, sorry, just a second, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, ऑस्ट्रेलिया है ना, आप यहाँ देख रहे हैं कि दैट इज कॉल्ड साउथ अमेरिका, चले जाएं आप है ना। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं मेजर सेंटर्स है जहाँ पर लाइव स्टॉक रियरिंग्स वगैरह कमर्शियलाइज या फिर प्रैक्टिस किया जाता है। तो आप इस लिस्ट को याद रख लेंगे और मैप में भी लोकेट कर लेंगे प्लेसेस को। इतना समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, और हम लोग थोड़ा एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर ना, एग्रीकल्चर में हम लोग ये देखते हैं कि दैट बेस्ड ऑन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फार्मिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द लाइव एंड द लाइव स्टॉक रेस्ड। जब हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर मतलब 1 डिग्री सेक्टर, तो अंडर द प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड एक्टिविटीज को रखा जाता है। द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एज वेल एज एलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर सभी को पता है फार्मिंग, अलॉन्ग विद दिस एलाइड एक्टिविटीज मतलब एनिमल हस्बेंड्री है ना, फिशरीज है ना, दैट इज कॉल्ड माइनिंग, ये सारी चीजें भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आता है। ठीक, सो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि कुछ डिफरेंट एग्रीकल्चरल सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो व्हाट आर द डिफरेंट एग्रीकल्चरल सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड? सबसे पहला है द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। फर्स्ट टाइप इज द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डियर? द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की यदि हम लोग बात करें ना, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब ये जो एग्रीकल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ना, कंजम्पशन पर्पस। सबसिस्टेंस का मतलब लिवलीहुड्स के लिए, जिंदा रहने के लिए। द सबसिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव द लिवलीहुड पर्पस, खाने पीने के लिए जो हम लोग खेती करते हैं, दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इट इज डन फॉर कंजम्पशन पर्पस एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरीके का होगा। फर्स्ट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, और सेकेंड टाइप है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देयर आर द 2, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और द इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो आप यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट आउट भी करेंगे कि जब देखो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का क्या मतलब होगा, इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशंस या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। कि मान लेते हैं कोई पार्सल ऑफ लैंड है, दिस इज कॉल्ड पीस ऑफ लैंड। दिस पीस ऑफ लैंड, इसको 3 साल 4 साल 5 साल तक इसमें फार्मिंग करेंगे, और उसके बाद जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी तब फिर क्या कर दिया जाएगा, इस लैंड को छोड़ दिया जाएगा, इसको लीव कर दिया जाएगा, है ना, इट हैज बीन लेफ्ट। और फिर क्या होगा, जो अनदर पीस ऑफ लैंड कहीं दूसरे जगह होगा, उस अनदर पीस ऑफ लैंड को फिर से हम लोग फार्मिंग करेंगे 3 साल 4 साल 5 साल, और इस पीरियड में जो प्रीवियस लैंड है वो अपने को रिजुविनेट करेगी। तो इस तरीके से स्लैश एंड बर्न करते हैं कि हम वी विल क्लियर सम फॉरेस्ट एरिया, और उस फॉरेस्ट एरिया में हम लोग 3 साल 5 साल एग्रीकल्चर करेंगे, एंड आफ्टर दैट फर्टिलिटी विल बी लोअर, देन वी विल लीव एंड मूव टू द अनदर पार्सल।
इन दिस वे एक एरिया से दूसरी एरिया में हम लोग कल्टीवेशन करते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न का मतलब फॉरेस्ट विल बी क्लियर्ड, स्लैश एंड बर्न या जला के क्लियर करेंगे, देन वी विल डू द फार्मिंग देयर। नाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेनली कहाँ पर प्रैक्टिस होगा, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आप देखेंगे कि वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। सो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हम लोग क्या देखेंगे ना, वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है, जिसको हम लोग झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। झूम कल्टीवेशन का मतलब एक खेत करा जाएगा एंड उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया जाएगा, दूसरा खेत में किया जाएगा, इस तरीके से आप घूम घूम के प्रैक्टिस करेंगे। नाउ जनरली इसमें क्या करते हैं, यहाँ प्रोसेस लिखा हुआ है कि the land is fired, the assets become fertilizers or cultivated by the primitive techniques used unsophisticated instrument। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कुछ इनके लोकल नाम से, डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग नाम से इस शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का मतलब असम, अरुणाचल प्रदेश है ना, नागालैंड, मणिपुर, 7 सिस्टर्स हैं, आप वहाँ देखेंगे तो इसको झूम कल्टीवेशन या झूमिंग बोला जाता है। जब आप सेंट्रल अमेरिका चले जाएं, सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं। सो वेर इट इज इन मिल्पा, दैट इज सेंट्रल अमेरिका और इन मैक्सिको। सिमिलरली जब आप इंडोनेशिया चले जाएं, मलेशिया चला जाए, मतलब साउथ ईस्ट एशिया, देन इसको वहां पर लडंग कहा जाता है। सो देयर आर डिफरेंट नेम, द नॉर्थ ईस्ट इंडिया झूमिंग, सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको मिल्पा, देन गो टू द इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इट इज कॉल्ड लडंग। गॉट इट। तो हमने पहली बार द फर्स्ट टाइप द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात की है, जिसको स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग भी बोलते हैं। मतलब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि जहाँ पर पॉपुलेशन साइज ज़्यादा हो, जिसमें डेंस पॉपुलेशन हो, तो उन एरियाज में चूंकि फार्म साइज तो कांस्टेंट है, सो देयर बाय वहाँ पर उसी फार्मिंग पे, उसी एरिया पे ज़्यादा कल्टीवेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करना होगा। सो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नाउ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की यदि हम लोग बात करेंगे तो फिर इसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे ना। पहली बात कि जिस एरिया में वेट कल्टीवेशन, वेट या पेडी का हम लोग माने राइस कल्टीवेशन, और दूसरा एरिया जहां पर हम लोग वीट कल्टीवेशन माने अदर देन पेडी का कल्टीवेशन करेंगे। ठीक है, सभी को पता है कि दैट पेडी जो राइस है ये हमारा स्टेपल फूड है इंडिया की बात करेंगे तो वेट जो राइस है, राइस कल्टीवेशन होगा वो मेजॉरिटी पार्ट में होगा। जब आप साउथ इंडिया पे चले जाएंगे तो साउथ इंडिया में मोस्टली तीनों टाइम लोग राइस ही खाते हैं, है ना। जब आप हमारे इसी वेस्ट बंगाल में चले जाओगे तो राइस के 3 वेराइटी वहाँ पर उगाया जाता है, किसको सभी को पता है, अमन, ओस, है ना, बोरो। तो ये सारी चीज़ें आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं तो फिर क्लास 12 में जो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वहाँ भी आप पढ़े होंगे। सो आप देखते क्या है कि राइस है वो पैडी कल्टीवेशन एक ग्रेटर पार्ट में है। अब पैडी कल्टीवेशन बहुत कोई लोग कमर्शियल के लिए नहीं करते हैं, वो सब्सिस्टेंस के लिए करते हैं, खाने पीने के लिए करते हैं, जिंदा रहने के लिए करते हैं। तो इस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में द एरियाज जहाँ पर विथ पैडी कल्टीवेशन हो, तो किन किन एरियाज में होगा, इन इस टाइप के जो एग्रीकल्चर में कैरेक्टराइज बाय द राइस क्रॉप, है ना, दैट इज कॉल्ड लैंड होल्डिंग और वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग। हम लोग के इंडिया में पता है सभी को सक्सेशन लॉ में जो पीस ऑफ लैंड है, पार्सेल ऑफ लैंड है, वो धीरे धीरे क्या होता है, इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग छोटा होता जाता है। सो देयर बाय लैंड होल्डिंग इज वेरी स्मॉल, धीरे धीरे छोटा होता चला गया। उसी तरह से हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी वाले एरियाज होंगे वहाँ पर इस तरह की खेती होती है, मोस्टली डन बाय द ह्यूमन लेबर। आप जानते हैं कि यहाँ पर मोस्टली खेती मैकेनाइजेशन इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा तक नहीं हो सका है। सो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन लेबर ना, यूज ऑफ द मशीनरी इज लिमिटेड, है ना, मशीन बहुत लिमिटेड यूज होता है। तो ये आपका फीचर्स हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का, ठीक है, आप लिख लेंगे यहाँ से 3-4 फीचर्स। और यदि हम लोग बात करेंगे प्रोडक्टिविटी का, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि दैट इज कॉल्ड यील्ड पर एकड़, तो प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह के एरिया में आप देखते क्या है कि यील्ड पर यूनिट एरिया हाई है, कि मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया या 1 एकड़ ऑफ द लैंड में प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा है, लेकिन बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी लो, लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसके चलते एक इंडिविजुअल का शेयर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर्स है, दिस इज द फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, आप लिख लेंगे यहाँ पर।
उसी तरह से जब आप बात करेंगे कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर अदर देन पैडी क्रॉप्स, तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर द ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलीफ क्लाइमेट सॉइल एंड अदर फैक्टर्स ये प्रैक्टिसेस किया जाता है। तो क्या क्या उगाया जाएगा, व्हाट आर द क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड व्हीट, सोयाबीन, बार्ली, एंड दे आर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स, लेट्स से चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान एंड इंडिया के सम सेक्शन में किया जाता है। क्या फीचर्स होंगे इसके, तो यहाँ फीचर्स में आप देखेंगे कि ज़्यादातर यूज ऑफ मशीनरी होगा, है ना, टेक्नोलॉजी यूज होगा, दैट इज कॉल्ड मोस्टली डन बाय द ह्यूमन लेबर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मशीन यूज होगा। सो ये सारे फीचर्स होंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो हमने अभी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात की। अब सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय द प्लांटेशन एग्रीकल्चर? द प्लांटेशन एग्रीकल्चर बेसिकली अब देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज जो भी हैं, जितने भी कॉलोनियल कंट्री कॉलोनीज रहे हैं, वो टी, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास, पाइनएप्पल्स, इन सब चीज को प्रमोट किया। इन सब को किस में रखेंगे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसने इंट्रोड्यूस किया, दे आर इंट्रोड्यूस बाय द यूरोपियंस, और जब भी उनके जो कॉलोनीज बने वहां पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन देयर द कॉलोनीज। और द प्लांटेशन एग्रीकल्चर में टी, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, सुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, इसको एकदम याद कर लो, कंठस्थ कर लो, है ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि रट्टा मार लो इसको, कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, टी, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, सुगर केन, बनाना एंड पाइनएप्पल। गॉट इट। अब देखते हैं यहाँ पर कि इस तरह के फार्मिंग के लिए, इस तरह के एग्रीकल्चरल सिस्टम के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कॉल्ड फार्मिंग अकर्स इन द लार्ज स्टेट। लार्ज स्टेट का मतलब बड़े बड़े जो फार्म के एरियाज होंगे। जब आप असम चले जाएंगे तो टी गार्डन वगैरह देखेंगे, तो ये आप देखेंगे कि लंबे एरियाज में, लंबे स्ट्रेच है, पैच ऑफ लैंड में है ना। आप देखते हैं कि लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। द मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। ये थोड़ा स्पेशलाइज एक्टिविटी है ना, फार्म जैसे पैडी कल्टीवेशन के जैसा नहीं है। साथ ही साथ साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, साइंटिफिक वे में करना पड़ेगा। सिंगल क्रॉप स्पेसिफिकेशंस या रिस्ट्रिक्शंस हैं, मिक्स क्रॉपिंग को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको टी, कॉफी के लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट वेट करना पड़ेगा। सिमिलरली गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नॉट ओनली आपका कल्टीवेशन, प्रोडक्टिविटी, लेकिन मार्केट के साथ उसका लिंकेज, नेटवर्क बहुत जरूरी है। तो इन एरियाज पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए, अदरवाइज फिर प्रॉफिटेबल नहीं होगा। स्किल्ड एंड चीप लेबर इज रिक्वायर्ड, दोनों तरह के चाहिए। स्किल्ड लेबर, स्किल क्यों चाहिए कि क्योंकि जो आप मशीन यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बिना स्किल्ड लेबर का कैसे मैनेज होगा। लेकिन साथ ही साथ चीप लेबर भी चाहिए। ये इंटेंसिव है, यहाँ पर फार्मिंग करना होगा, तो आपके पास स्किल के साथ साथ चीप लेबर दोनों भी चाहिए, है ना डियर। जब भी आप इंडस्ट्री के लोकेशंस की बात करेंगे तो कितने फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, तीन चीजें। तो लैंड भी होना चाहिए, लेबर भी होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, माने कैपिटल भी होना चाहिए। तो हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि प्राइमरीली यूरोपियंस लोगों ने अपने कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फीचर्स है क्या इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी। अब आगे देखते हैं कि जैसे कुछ फैक्ट्स हैं कि ये जो कोकोआ का है और कॉफी प्लांटेशन इन साउथ अफ्रीका, कोकोआ और कॉफी प्लांटेशन इन साउथ अफ्रीका फ्रेंच लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। ये फ्रेंच की कॉलोनी थी वेस्ट अफ्रीका में, वहां पर कोकोआ एंड कॉफी प्लांटेशंस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं, लार्जर पार्ट जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ये सारे किसकी कॉलोनीज थी, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन हैज इंट्रोड्यूस्ड, क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, जैसे लार्ज टी गार्डन्स इन इंडिया। टी गार्डन से असम चाय बागान आप जानते होंगे, इंडिया में और श्रीलंका में टी गार्डन ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया। जैसे आप बात करेंगे रबर प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन कहाँ होता है, मलेशिया में, है ना। तो ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया। सुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज वगैरह में सुगर केन एंड बनाना उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब वेस्ट इंडीज वगैरह ये काला पानी की सजा के लिए लोग भेजे जाते थे, इंडियंस को वहाँ ले आके रखा जाता था,
और धीरे धीरे वही कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल फार्मर्स कम्युनिटी में डेवलप हुए, और ये ब्रिटिशर्स इस तरह के प्लांटेशन एग्रीकल्चर को डेवलप करते चले गए। तो याद याद रखना है, द कोकोआ कॉफी प्लांटेशंस इन वेस्ट अफ्रीका बाय द फ्रेंच, टी गार्डन्स इन इंडिया श्रीलंका, रबर प्लांटेशंस इन मलेशिया, sugarcane banana in the West Indies, Spanish and American invested in the coconut and the sugarcane in Philippines। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फिलीपींस में कोकोनट एंड सुगरकेन में किन्होंने शुरुआत करी, स्पेन, स्पेनिश एंड अमेरिकन्स ने, ठीक है। डच वंस हैड मोनोपोली फॉर सुगरकेन इन इंडोनेशिया। डच किसको बोलते हैं बच्चों? द डच का मतलब है हॉलैंड, डच मतलब हॉलैंड। सो हॉलैंड ने सुगरकेन इंडोनेशिया में इंट्रोड्यूस किया। एक यहाँ पर टर्म है दैट इज कॉल्ड कॉफी, दैट इज कॉल्ड फेजेंडास, लार्ज प्लांटेशन इन ब्राजील एंड मैनेज बाय द यूरोपियंस। सो व्हाट इज दिस फेजेंडास? इट इज ए वेराइटी, इट इज अ टाइप ऑफ कॉफी, याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पर सेकेंड टाइप जिसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर है उसकी भी बात देखी है। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बाद थर्ड टाइप की बात करते हैं। लेट्स डिस्कस द थर्ड टाइप दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशंस। क्या मतलब होता है? द एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, ग्रेन कल्टीवेशन का मतलब कि ग्रेन कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करेंगे। द कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैंड ऑफ द मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड पता है सभी को कि दैट इज कॉल्ड, दिस इज योर ग्लोब एंड दिस इज योर 0 डिग्री लाइन, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर से आप ऊपर जाएंगे, पता है सभी को, दैट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब जानते होंगे। तो आप रफली याद रखें कि 40 टू 50 डिग्री लैटिट्यूड जो है इसको मिड लैटिट्यूड एरिया कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिड लैटिट्यूड? दैट इज कॉल्ड 40 टू 50 डिग्री लैटिट्यूडनल एरिया बोथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको रफली हम लोग मिड लैटिट्यूड बोलते हैं। सो जो भी मिड लैटिट्यूड एरिया का इंटीरियर पोर्शंस होगा, एरिड, सेमी एरिड एरियाज होगा, वहाँ पर द कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रमोट किया जाता है। और इस प्रैक्टिस का जो सबसे प्रिंसिपल क्रॉप है वो क्या है ना? दैट इज योर व्हीट, है ना, गेहूं। सो जो व्हीट है, व्हीट इज द प्रिंसिपल क्रॉप। सो दाव इसके अलावा भी कुछ और क्रॉप्स इस प्रैक्टिस में प्रैक्टिस किए जाते हैं, लाइक द कॉर्न, कॉर्न पता है सभी को, बार्ली है, ओट्स है, राई है। सो दीज आर द अदर क्रॉप्स, है ना, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्रॉप है व्हीट कल्टीवेशन। इसके अलावा कॉर्न, बार्ली, ओट्स, राई भी उगाया जाता है। अब इस प्रैक्टिसेस में कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि जो साइज ऑफ द फार्म है वो कैसा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लार्ज फार्म। जैसे आप इंडिया में जो मोस्टली जो व्हीट का कल्टीवेशन है वो कहाँ पर होगा? गंगा प्लेन्स की बात करेंगे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, है ना। अब जब पंजाब हरियाणा प्लेन चले जाएंगे तो वहाँ पर फार्म साइज कैसे होते हैं ना? लार्ज फार्म साइज होते हैं। तो व्हीट कल्टीवेशंस के लिए आप कैसे होगा? जनरली द साइज ऑफ द फार्म आर वेरी लार्ज, है ना, मैकेनाइज्ड होगा। देन यील्ड पर एकड़ यहाँ पर क्या होगा? लो होगा, क्योंकि बड़े एरियाज है। जो लार्ज फार्म साइज होने के चलते यील्ड पर एकड़ कम होगा, लेकिन पर पर्सन की बात करेंगे तो ज़्यादा होगा, है ना। जैसे ज़्यादा एरिया एक ही आदमी का है तो ज़्यादा होगा। सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं दैट इज कॉल्ड किन किन एरियाज पर डेवलप है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको वेरी वेरी आई में कर लेंगे, इसको याद करो, है ना, इसको रट्टा मारने की जरूरत है। सब यहाँ देखते हैं कि ये सिस्टम फुली डेवलप्ड है। दिस इज कॉल्ड स्टेपी, प्रेयरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स एंड दैट इज कॉल्ड सेंटरब्यूरी प्लेन्स इन द न्यूजीलैंड। देखो कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नाम आपको याद होने चाहिए। क्या क्या है? दैट इज कॉल्ड प्रेरी पंपास। आप ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं कि मान लेते हैं थोड़ा वर्ल्ड को ध्यान रखना है। सो यहाँ पर देखिए आप नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलेंगे? इसको प्रेरीज बोलते हैं, ग्रासलैंड्स को। अब आप देखें कि साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पंपास। सो प्रेरी के बाद क्या हो गया? पंपास। तो ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशंस को आप याद कैसे रख सकते हैं? किन किन एरियाज में जो फुली डेवलप्ड होगा वो कहाँ पर होगा? नॉर्थ अमेरिका चले जाओ, वहाँ पर प्रेरी जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। देन उसी तरह से आप साउथ अमेरिका चले जाओ, तो साउथ अमेरिका में अब क्या है? उस टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम क्या होता है? पंपास। तो फिर आप यूरोप चले जाओ, यूरोप में क्या बोलते हैं उस ग्रासलैंड्स का? स्टेपी। सो प्रेरी, पंपास, स्टेपी। फिर आप इधर चले जाओ, इसको बोलेंगे वेल्ड,
वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो आप उसको बोला जाता है डाउन्स। और यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, इसी को बोलते हैं हम लोग दी कैंटरबरी प्लेन्स, कैंटरबरी प्लेन्स। तो ये फैक्ट तो याद हो गया होगा। हाउ टू रिकॉल दिस? द प्रेरी, पम्पास, स्टेपी, वेल्ड, डाउन एंड द सेंटबरी प्लेन्स ऑफ द न्यूजीलैंड। तो ये आपके रीजन्स हैं जहाँ पर ये आपका कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एक्सटेंसिवली डेवलप होता है। ठीक, सो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशंस के फीचर्स आएगा, नोट्स लिखने तो आप लिख लेंगे कि दैट रीजन्स कहाँ कहाँ है, प्रिंसिपल क्रॉप्स है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एंड व्हाट आर द लोकेशंस अक्रॉस द ग्लोब वेयर इट हैज बीन डेवलप्ड। तो इसको याद करा दिया हमने, प्रेरी, पम्पास, स्टेपी, वेल्ड्स, डाउन्स, है ना, एंड सेंटिब्यूरी प्लेन्स। अब इसको हम लोग यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं कि मैप पे आप लोकेट कर सकते हैं इनको कि दैट इज कॉल्ड ये प्रेरी, है ना। देन यू लुक एट द पम्पास, देन यू लुक एट हियर दैट इज कॉल्ड स्टेपी, है ना। Then you look at here welds, then you look at here downs, and look at here the Canterbury plains, है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए, that is called prairie, the pampas, the steppe, the welds, the downs and the Canterbury plains। तो जब भी आप आंसर्स लिखने जाएं तो आप लोग को तो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसके लिए अलग हम लोग सेशंस कंडक्ट करेंगे। सो बोदर अप नहीं होना है, पहले चैप्टर को कंप्लीट करें, लेकिन उसके साथ साथ वेरेवर पॉसिबल यदि संभव है ज्योग्राफी के आंसर्स में जब आंसर्स लिखते समय, जैसे लिस्ट इन दी 5 मार्कर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो एटलीस्ट ऐड अ मैप, वट एवर रफली इट वुड बी, थोड़ा बहुत भी छोटा बहुत मैप पॉसिबल है तो आप यदि ऐड कर सके आंसर्स में विदाउट कॉम्प्रोमाइज योर एफिशिएंसी तो आप ऐड करो, है ना। ये आपके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स, एडेड मार्क्स लाएगा, है ना। तो आगे चलते हैं, अब नए टॉपिक को कवर करते हैं। अब हम लोग द फोर्थ टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग की बात करते हैं अपन लोग बच्चों कि हम लोग अब मिक्स्ड फार्मिंग की पढ़ने जा रहे हैं। मिक्स्ड फार्मिंग होता क्या है, किसी को पता है मिक्स्ड फार्मिंग? कि मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब नॉट ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप्स, उसके साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, देन फार्मिंग के साथ साथ एनिमल दैट इज कॉल्ड एलाइड एक्टिविटीज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक, सो इट इज फाउंड हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के जो डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं, स्पेशली जब यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको मिक्स्ड फार्मिंग देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, जैसे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ द यूरेशिया and some of the temperate latitudes of the southern continents. These are the developed well, these are called developed west. तो मिक्स्ड फार्मिंग आपको वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप्ड पोर्शंस में आपको मिलेगा। क्या क्या फीचर्स होंगे ना, सबसे पहली बात कि जो फार्म साइज होगा वो कैसा होगा, मॉडरेट फार्म साइज होगा। मॉडरेट का क्या मतलब होता है, देखो जितने भी हमने नाम लिया उन सब एरियाज में जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे आप यूरोप की बात करेंगे सो यहाँ पर क्या होगा, फार्म साइज ऑप्टिमम होगा, मॉडरेट होगा। दूसरा बात करेंगे हम लोग, यूजुअली द क्रॉप्स एसोसिएटेड आर, क्या क्या क्रॉप्स होगा, व्हीट होगा, बार्ली, ओट्स, राई, मेज एंड फोडर क्रॉप्स एंड द रूट क्रॉप्स, ट्यूबर्स, है ना, ट्यूबर्स बोलते हैं। द क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग, ये दो चीज होगा। मैंने मिक्स क्रॉपिंग बोला तो ये क्रॉप रोटेशन होगा एंड इंटर क्रॉपिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी। क्या मतलब हुआ इसका कि दैट क्रॉप रोटेशन, व्हाट डज इट मीन, कि क्रॉप को रोटेट करके करते लगाओ, कि एक साल हमने एक पैटर्न ऑफ लगाया, जैसे लेग्यूम क्रॉप्स लगाया, लेग्यूम क्रॉप समझ रहे हो, जैसे कि दलहन वगैरह, इससे क्या होगा कि फर्टिलिटी रिजुविनेट होगा। फिर इंटर क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या होगा, एक पैटर्न के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कि कहीं पर लेट से पेस्ट का अटैक हो जाए तो सारे क्रॉप एक बार में नष्ट ना हो जाए, क्योंकि सबकी अपनी रेजिलियंस पावर, सबकी उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। सो दैट बाय क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, और जिससे उनकी फर्टिलिटी मेंटेन होती है। इक्वल एम्फेसिस ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये मैंने पहले ही बताया कि मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब नॉट ओनली एग्रीकल्चर, साथ में यदि संभव है तो जैसे हम लोग फिशरी भी कर लिए थोड़ा बहुत, है ना, उसके साथ कोई स्टॉक फार्मिंग भी कर लिए, तो इससे क्या होगा कि जब हम लोग के पास मान लीजिए कोई ड्रॉट सीजन्स हो तो ये हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट इज the animals like the cattle, sheep, pigs, poultry, they provide the main income along with the crops. So इस एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से
जो एनिमल्स है ये याद रखिएगा, कैटल्स का, सीप का, पिग्स का, पोल्ट्री का, ये सब भी प्रैक्टिसेस में होता है कि अदर देन क्रॉप ये इनकम के सोर्सेस होते हैं अंडर द मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, डेफिनेटली ये जो प्रैक्टिसेस हैं इंटेंसिव है, प्रोडक्टिविटी रिक्वायर्ड है, सो फर्टिलाइजर्स का तो यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, याद रखेंगे। ग्रीन मैन्योर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रीन मैन्योर्स? जो मान लीजिए जो मल्चिंग वगैरह, जानते हो आप लोग मल्चिंग, कि जैसे मान लेते हैं जैसे राइस कल्टीवेशन होता है तो उसके ऊपर में जो चलाया जाता है ना, हल के चलाने के बाद चलाया जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो जो उसके रूट्स बचे हुए रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मेन्योर्स में। तो उस तरह की चीज़ को बोल देंगे हम लोग ग्रीन मेन्योर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब यदि वर्कर्स की बात करेंगे तो स्किल्ड एंड एक्सपर्ट फार्मर दोनों टाइप के होने चाहिए, क्योंकि एक हैंड में लेबर भी है लेकिन दूसरे हैंड में क्या है, टेक्नोलॉजी भी है ना, आपके पास प्लानिंग भी होना चाहिए। सो देयर बाय स्किल्ड और एक्सपर्ट दोनों तरह के फार्मर्स होना चाहिए। तो मिक्स्ड फार्मिंग में हमने काफ़ी चर्चा करी कि जो मिक्स्ड फार्मिंग है वो डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वेस्ट जनरली प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें नॉट ओनली इन क्रॉप के साथ एनिमल हस्बेंड्री वगैरह करेंगे, क्रॉप रोटेशंस, इंटरक्रॉपिंग, ये आपके क्या है, उनके प्रैक्टिसेस हैं। कैटल, सीप, पिग्स, पोल्ट्री एडेड इनकम प्रोवाइड करता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत मैप में भी लोकेट करके दिखाने की जरूरत है। यदि आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा बहुत इसको दिखा सकते हैं कि दैट डिफरेंट एरियाज लाइक दीज आर द एरियाज जहाँ पर आपको यू कैन कॉल कि मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है। तो मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ज्योग्राफी। ओके, एक मॉडर्न वे में अब डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो इन द वोग। डेयरी फार्मिंग भी बहुत कल्चर में है। डेयरी फार्मिंग क्या होता है, जिसको हम लोग दुग्ध एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, डेयरी फार्मिंग। सो डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या है कि सभी लोग देखते होंगे कि गाय भैंस, जिसको आप लोग बोकारो में जैसे आप देखते हैं सब जगह आपको खटाल वगैरह देखने को मिलेगा। सो व्हाट डू मीन बाय डेयरी फार्मिंग? डेयरी फार्मिंग क्या सिर्फ हम लोग एक लेमैन वे में कर देंगे? इसमें कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, शेड बनाने में, तो अलग अलग एक्टिविटीज में। सो हाईली कैपिटल इंटेंसिव, ये पहला पॉइंट डेयरी फार्मिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सो एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। दूसरा, यहाँ पर एनिमल शेड्स बनाना होगा, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनाना होगा फॉर फूडर। इसलिए मैंने क्या बोला अभी कि हमको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो थर्ड इज द स्पेशल एम्फेसिस इज लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग। ऑब्वियसली बात है, हर एक जगह हेल्थ केयर एंड वेटनरी सर्विसेज। ये लेबर इंटेंसिव होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली लेबर इंटेंसिव होगा, उसको मेंटेन करना है, सब कुछ करना है, तो लेबर इंटेंसिव होगा। देयर इज नो ऑफ सीजन, लेकिन इस तरह की चीज़ें ऑफ सीजन कभी नहीं होंगी, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप करा, आर्टिफिशियल कंडीशंस हमने डेवलप किया, तो एक्स-सिटू कंडीशंस में काम करा रहे हैं। सो कभी भी ऑफ सीजन नहीं होगा, हमेशा आपको इससे रेवेन्यू जनरेट होते रहेगा, एक इनकम सिक्योरिटी होगा इससे। सो प्रैक्टिस नियर द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर फॉर फुलफिलिंग द डिमांड। जैसे आप हमने अभी एग्जांपल बताया कि बोकारो का, तो बोकारो में क्या है कि द पीपल हैव दैट इंगेज लाइफ, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, लेकिन उनके न्यूट्रिशंस के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में अवेलेबिलिटी करने के लिए ये डेयरी फार्मिंग वगैरह प्रमोट होता है ना। जैसे अब अर्बन और इंडस्ट्रियलाइज सेंटर्स है, वहाँ पर जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए डेयरी फार्मिंग कराया जाता है। इसके लिए आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, रेफ्रिजरेशन, पास्चराइजेशन, प्रिजर्वेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। पास्चराइज समझते हो कि अंडर आर्टिफिशियल प्रेशर उसको उबाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक उनकी लॉन्जिविटी हो, उनका एक दैट इज कॉल्ड जो लाइफ जो हो साइकिल वो बड़ा हो। रेफ्रिजरेशन का मतलब 2-3 दिनों तक कोल्ड स्टोरेज में उसको रखा जा सकता है कि इट विल नॉट गेट वेस्टेड और फर्मेंटेड। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी आपको बनाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली दिस प्रोडक्शन बट उसको मार्केटाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स चाहिए। उसी तरह से रिग्रेसली डन, ये कौन कौन से एरिया में ज़्यादा प्रैक्टिस होता है? जैसे आप बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट यूरोप, कनाडा, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया, इन रीजन्स पे ये जो डेयरी फार्मिंग है हाईली डेवलप्ड है। अब देखोगे कि जो डेयरी इंडस्ट्री के मामले में आप यूरोप चले जाओ, जैसे आप जो भी चॉकलेट की बात करते हो, डेयरी मिल्क की बात करते हो, कैडबरी की बात करते हो, तो मोस्ट ऑफ दी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हाई क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स अब यूरोप के लिए जाना जाता है। जो इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स है वो बहुत एक्सटेंड तक यूरोपियन मार्केट में अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सो दैट्स वाई यूरोप इज ऑलवेज नोन, है ना। साथ ही साथ आप कुछ रीजन्स याद रखें, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, कनाडा, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया,
इन एरियाज पे डेयरी फार्मिंग बहुत वाइब्रेंट है एंड दीज आर एक्सेप्टेबल बिजनेस। नाउ इसके साथ साथ थोड़ा और आगे चलते हैं कि मेडिटेरेनियन रीजन्स अपने ग्रैप कल्टीवेशंस, वाइन कल्टीवेशंस के लिए जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विटी कल्चर, व्हाट वी कॉल द विटी कल्चर, है ना। सो आप देखते हैं कि दैट इज कॉल्ड दिस मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, दिस कमर्शियल एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। मेडिटेरेनियन सी को आप लोग मैप पे लोकेट कर लेंगे कि मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर लोकेटेड है। सो ये जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास ये मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर डेवलप होता है। देयर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, आप पढ़े होंगे लास्ट ईयर ज्योग्राफी में। तो ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास यूरोप, सदर्न पार्ट ऑफ द कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। इसमें क्या करते हैं? विटी कल्चर, मैंने अभी बताया कि विटी कल्चर दैट इज कॉल्ड ग्रेप्स कल्टीवेशंस किया जाता है। और ग्रेप्स का यूज जो बेटर क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स होगा उसको वाइन बनाने में यूज कर लेंगे, लेकिन जो मान लीजिए थोड़े लो क्वालिटी हो, इन्फीरियर क्वालिटी हो, उसको हम लोग फिक्स जैसे कि रीजिन्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं, जिसको किसमिस वगैरह बोलते हैं आप, है ना। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दैट इज ये रीजन फिक्स भी ओलिव से प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। सो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर किस रीजन में प्रैक्टिस होता है? मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, साउदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। दिस नोट्स इज वेरी हेल्पफुल। आप वीडियो को रोक के पॉज करके इस नोट्स के साथ कॉपी कर ले एंड डेफिनेटली अभी समय है, आप पढ़ जाएं, डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया करेंगे। तो आगे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट गार्डनिंग एंड दैट हॉर्टिकल्चर। दिस इज कॉल्ड सेवेंथ टाइप, मार्केट गार्डनिंग एंड दैट हॉर्टिकल्चर। सो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर क्या है? द कल्टिवेशंस ऑफ द हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर। कि जैसे प्रैक्टिसेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर उगाना, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब कि दैट फ्लावर्स होता है, ठीक। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर शैल बी ए गुड नेटवर्क लिंक्स विद द अर्बन सेंटर्स। जो अर्बन एरियाज वगैरह हैं उनके साथ गुड कनेक्टिविटी, गुड नेटवर्क होना चाहिए। साथ ही साथ ये वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो आपके लिए यहाँ पर यूज ऑफ इरिगेशंस, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउस फॉर द कोल्डर स्टोरेज, ये सारी चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप इसको नोट्स कर लेंगे, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर रखा कि ये इंटेंसिव है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज बनानी पड़ेगी, HYV सीड्स आपको लाना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, ग्रीन हाउस फॉर द कोल्डर रीजन्स। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है अक्रॉस द वर्ल्ड किन किन एरियाज पे डेवलप होता है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि द इंपॉर्टेंट रीजन्स आर द लेट्स से नॉर्थ वेस्ट ऑफ द यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न USA एंड दैट मेडिटेरेनियन रीजन्स। नीदरलैंड स्पेशलाइजेज इन ग्रोइंग द फ्लावर्स, स्पेशली द ट्यूलिप्स। ट्यूलिप्स आप देखें कि जो नीदरलैंड है ट्यूलिप्स के कल्टीवेशंस के लिए वेल नोन जाना जाता है। इसके अलावा वेयर द मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप चले जाओ आप, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ USA चले जाओ और फिर मेडिटेरेनियन रीजन चले जाओ, वहाँ पर ये मार्केट गार्डनिंग काफ़ी प्रैक्टिस में है, ठीक। देखो इसको कभी कभी ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या होता है बच्चों बताओ? ट्रक फार्मिंग कि मतलब जो मार्केट है और ये जो जिस एरिया पे ये कल्टीवेशन हो रहा, दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। मार्केट फैसिलिटी, मार्केट एक्सेसिबिलिटी ईजी होना चाहिए, तभी ये मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर डेवलप करेगा। तो कंसेप्ट है कि ओवर ए नाइट जो ट्रक है सामान लेके जितना दूरी डिस्टेंस कर सके उतना दूरी पे ही फार्मिंग होना चाहिए। इसलिए जब कल्टीवेशन से तुरंत ट्रक के थ्रू मार्केट हम लोग पहुंचा सके और उसके थ्रू, दैट्स वाई वी कॉल इट ट्रक फार्मिंग, क्योंकि ट्रक के थ्रू यहाँ पर माल ढोया जाता है। सो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है हालांकि कि द डिस्टेंस ऑफ द ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न बाय द डिस्टेंस दैट ए ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हेंस इट इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग। क्यों इसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं? कि ओवरनाइट ट्रक उस डिस्टेंस को कवर कर सकता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। आया समझ में? ये रिवीजन सेशंस है और हमारा इस लास्ट मिनट में बनाने का ऑब्जेक्टिव है कि आप इस नोट्स के साथ लास्ट मिनट में एक बार रिवाइज कर जाएं एंड साथ ही साथ सेट पेपर, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके पास एक ब्लूप्रिंट हो, फ्रेमवर्क हो और प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट हो
रिवीजन के साथ बूस्ट कॉन्फिडेंस हो और बढ़िया करके निकले। टाइप 8 की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड दैट कलेक्टिव फार्मिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दैट कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग का क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट को पहले डिस्कस कर देते हैं कि कंसेप्ट ऐसा है कि देखो, कोऑपरेटिव फार्मिंग बेसिकली यूरोपियन प्रैक्टिस है। कोऑपरेटिव फार्मिंग कहाँ का प्रैक्टिस है? इट इज फाउंड इन यूरोपियन प्रैक्टिसेस एंड कलेक्टिव फार्मिंग दैट इज अर्स्टवाइल रशिया, दैट इज कॉल्ड अर्स्टवाइल रशिया। अर्स्टवाइल रशिया, एक डिफरेंस समझ में आया? द कोऑपरेटिव फार्मिंग प्राइमरली किस चीज को प्रमोट करता है कि दैट इज कॉल्ड वॉलंटरीली जो फार्मर्स हैं वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी होने से फायदा क्या होगा कि दैट उनके पास जो कॉर्पस है, पूल्ड जो फंड है वो ज़्यादा होगा, सो देयर बाय रिसोर्स ज़्यादा होगा। तो इसके थ्रू ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पुलिंग देयर द रिसोर्सेज वॉलंटरीली। सब लोग आपस में एक कोऑपरेटिव फार्मिंग बनाएंगे फॉर मोर इफिशिएंट एंड दैट प्रॉफिटेबल फार्मिंग। फार्मिंग को इफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग स्पेशलाइज दैट इज कॉल्ड सोसाइटी हेल्प्स द फार्मर। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे हेल्प करता है? जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स हो, सीड्स की बात हो तो उनके लिए कॉर्पस फंड अवेलेबल कराना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगा। अब क्या होगा? फार्मर्स सेल द प्रोडक्ट्स एट द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स। और इसके साथ बार्गेनिंग पावर भी होगा कि उनके पास एक एवरेज प्राइस है, उस प्राइस से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सो देयर बाय फार्मर्स सेल द प्रोडक्ट एट द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स। प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट द चीपर रेट्स, कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस पे अवेलेबल भी होगा। और ये सिस्टम सक्सेसफुल कहाँ पर है? यूरोपियन कंट्री लाइक द डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली। इसको याद रखिएगा। इन डेनमार्क प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव। हर एक कोऑपरेटिव का मेंबर होता है। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट यूरोपियन कंट्री से ही शुरू होता है। फंडा या फिर कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि कोई कोऑपरेटिव फार्मिंग इज लाइक दैट इज कॉल्ड पुल्ड इन इन्वेस्टमेंट, है ना। उसको पुल्ड इन इन्वेस्टमेंट जैसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, उन्होंने अपना रिसोर्स को पार्क करके रखा है, उसे फ़ायदा क्या होगा। और ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है एक एजेंट की तरह, प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको समय समय पे फंड भी प्रोवाइड कर सकती है, ये मार्केट प्रोवाइड कर सकती है, समय समय पे लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो क्या होगा? कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कहाँ पर होता है? मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में। आप याद रख लेंगे इन कंट्रीज का नाम। अब थोड़ा कलेक्टिव फार्मिंग की बात कर लेते हैं कि जो कलेक्टिव फार्मिंग है ये अर्स्टवाइल रशिया कि जब सोशलिज्म का कंसेप्ट आया। सोशलिज्म में क्या होता है कंसेप्ट कि दैट जो मीन्स ऑफ लेबर है, लेबर पे ऑनरशिप किसका होगा? दैट इज कॉल्ड द स्टेट का होगा, द सोसाइटी का होगा, कम्युनिटी का होगा। दैट इज कॉल्ड सोशल ऑनरशिप ऑफ द लेबर। इसका प्रिंसिपल है। कलेक्टिव फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द सोशल ऑनरशिप बाय मीन्स ऑफ अ प्रोडक्शन। ये इसका प्रिंसिपल है, सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। क्या इसका मतलब होगा कि जब यहाँ पर जो आपके फार्म है, जो रिसोर्सेस हैं, जो फंड है, उसके ऊपर में किसका ऑनरशिप होगा? गवर्नमेंट का होगा, सोशल ऑनरशिप होगा। आपको थोड़ा बहुत पीस ऑफ लैंड दिया जा सकता है, किसके लिए? सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए, छोटी मोटी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो ऑनर रहेगा उस फार्म का, वो फार्मर ही रहेगा। वॉलंटरीली इस ग्रुप के साथ क्या करेगा? एग्रीमेंट करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगा। लेकिन यहाँ पर कलेक्टिव ऑनरशिप किसका है? स्टेट का है, सोशल ऑनरशिप है। तो कलेक्टिव लेबर यहाँ पर होगा, ठीक। द फार्मर्स यूज्ड टू पुल इन ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक द लैंड। जितने भी रिसोर्स है उनके पास, लैंड है, लाइव स्टॉक है, लेबर है, सब कुछ को पुल्ड करना पड़ेगा। और सबके ऊपर में ऑनरशिप किसका? स्टेट का। They were allowed to retain very small plot to grow crops in order to meet their the daily requirement। क्योंकि प्राइवेट ऑनरशिप तो होता नहीं है, आप जब सोशलिज्म पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो इसीलिए ये कलेक्टिव फार्मिंग का कंसेप्ट जो है, स्टेट उसको रेगुलेट करेगा जिससे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों के बीच से हो सके। इसलिए सोशलिज्म में क्या कंसेप्ट है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको हम लोग लेबर बोलते हैं, उस पर किसका ऑनरशिप होता है? स्टेट का ऑनरशिप होता है। लेकिन जो कैपिटलिज्म सिस्टम है, मीन्स ऑफ ऑनर पे किसका होगा? दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म, यानी इंडस्ट्रियल क्लास का ऑनरशिप होगा। याद रहा? तो एक हैंड में कोऑपरेटिव फार्मिंग, दूसरे हैंड में कलेक्टिव फार्मिंग में डिफरेंस समझ में आया। एक देखो, इसको हम लोग कोलखौज पैटर्न या कोलखौज प्रैक्टिस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलखौज। सो कोलखौज इसी प्रैक्टिस को बोलते हैं कि जब अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन बना तो इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए,
सफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, रिलायंस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सारे लेबर, माने लैंड हो, लाइव स्टॉक हो, लेबर को अपने कंट्रोल में ले आया और अपने अकॉर्डिंग उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया कि जो प्रॉफिट ऑफ जो डेवलपमेंट है वो सभी सेक्शन तक पहुंचे। एंड दैट्स वाई ये कलेक्टिव फार्मिंग का कंसेप्ट वहां से ओरिजिनेट होता है। आई होप समझ में आया। यदि डिफ्रेंशिएट करने हो कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग तो पॉसिबली यू कैन डू इन दिस वे। नाउ लेट्स टेक द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द माइनिंग। माइनिंग बेसिकली एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मिनरल्स, दैट इज कॉल्ड द माइनिंग। नाउ माइनिंग दो टाइप्स के हो सकते हैं और बेसिकली द माइनिंग एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टू मेन फैक्टर्स। द माइनिंग एक्टिविटी जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, एक तो जो फिजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि जो जिस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है उसका लोकेशन, उसकी क्वालिटी, उसका ग्रेड, उसका कितना डिपोजिशन है, कितना स्टोरेज है, ये फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है। बट इकोनॉमिक फैक्टर की यदि बात करेंगे तो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि दैट व्हाट इज द डिमांड ऑफ द मिनरल, क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, कि उसको निकालने में ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है तो फिर क्या वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। सो दैट्स वाई द माइनिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर एंड सेकेंड वन इज द इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है। नाउ ये जो माइनिंग है इसके दो तरीके होते हैं। देयर आर द टू वे, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ या टू मेथड्स ऑफ माइनिंग। फर्स्ट इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग, सेकंड इज कॉल्ड सेफ्ट माइनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ओपन ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड माइनिंग, या ओपन कास्ट माइनिंग दैट इज कॉल्ड ओसीपी, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह सुने होंगे। तो ओपन कास्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड ऊपर से ही जो मिट्टी के ऊपर है उसको स्ट्रिप करके निकाल लिया जाता है, इसलिए इसको कभी कभी स्ट्रिप माइनिंग भी बोलते हैं। स्ट्रिप माइनिंग है ना, वी कॉल इट स्ट्रिप माइनिंग। सो इट इज इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट। ओपन कास्ट जो है वो इजीएस्ट है, वो चीपेस्ट है एंड इट इज वेरी ऑकर इन क्लोज टू द सरफेस। गॉट इट ना। सेफ्ट मेथड होता है दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड माइनिंग, इज कॉल्ड द सेफ्ट मेथड। ये अंडरग्राउंड माइनिंग क्या है कि एक बेसिकली बोर किया जाएगा है ना, और उसके थ्रू उस मिनरल को उठाया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेफ्ट माइनिंग। सो माइनिंग इज अ प्रैक्टिस, इज अ माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग ऑपरेशंस डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। नाउ माइनिंग मेथड्स कितने हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड द सेफ्ट मेथड है। एंड प्राइमरीली आप देखें कुछ लोकेशंस यहाँ दिया हुआ है कि सेवरल कॉलोनीज ऑफ अफ्रीका, फ्यू इन साउथ अमेरिका, एशिया हैव ओवर 50% ऑफ अर्निंग फ्रॉम द मिनरल एलोन्स, है ना। ये लास्ट फैक्ट है। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ हम लोग यहाँ पर शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आपको यहीं के यहीं इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे और आप एग्जामिनेशंस में जब घुसें तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ घुसें, फुल प्रिपरेशन के साथ घुसें। तो वो जो डिस्कशंस है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी प्राइमरीली इस मैराथन का ऑब्जेक्टिव है कि जो टॉपिक्स हैं उसका एक नोट्स के साथ आप प्रिपेयर कर लें। तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट्स के उसको कॉपी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड लास्ट मिनट में अपने रिवीजन को बढ़िया करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अप द सेकेंडरी एक्टिविटी, और सेकेंडरी एक्टिविटीज में सारे हम लोग कंसेप्ट जो चैप्टर में डिस्कस है उसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। सो सी यू अगेन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।